नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। देश के सभी इलाकों में संतुलित विकास हो और सभी लोगों को विकास का लाभ मिल सके, आज़ादी के बाद से ये एक बड़ी चुनौती बनी रही है। आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा के समय बाद भी देश के कुछ ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां उतना विकास नहीं हो पाया जितना वहां पर अपेक्षित था। इसी गैप को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में देश में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत जहां बीते 5 वर्षों में विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया गया है, तो वहीं ये आकांक्षी जिले अब बाकी जिलों के लिए विकास का एक उदाहरण बनते भी दिख रहे हैं। तो इस विशेष सीरीज में हम इन्हीं आकांक्षी जिलों की विकास यात्रा की कर रहे हैं पड़ताल। सीरीज के आज के इस खास कार्यक्रम, इस खास अंक में हम हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिले चंबा की विकास यात्रा को दिखाएंगे। और इस विषय पे आज हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं अपूर्व देवगन जी हैं, जो कि जिलाधिकारी हैं चंबा, हिमाचल प्रदेश के। अपूर्व जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नंदिता गुप्ता जी, जो कि पूर्व केंद्रीय प्रभारी अधिकारी रही हैं नीति आयोग की और इस वक्त सलाहकार हिमाचल प्रदेश सरकार के तौर पर दिल्ली में कार्यरत। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों से हम बातचीत करें उससे पहले हम एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं कि आकांक्षी जिला चंबा में किस प्रकार का बीते 5 वर्षों में विकास हुआ। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश के जिन आकांक्षी जिलों में विकास को गति देने का काम तेजी से किया जा रहा है, उसमें हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला भी शामिल है। बीते 5 वर्षों में चंबा में अनेक सामाजिक आर्थिक योजनाओं को जमीन पर तेजी से उतारा गया है। विभिन्न थीमेटिक एरिया है, चाहे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 5 पहलू हैं, इन सभी पे जोर दिया गया है। और इन सभी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो इन प्रयासों की वजह से हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। राज्य के किसानों को आकांक्षी जिला योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध कराया गया है, जिसकी वजह से खेती में पानी कम लग रहा है और पैदावार बढ़ गई है। इस ड्रिप की वजह से हम उसको काम को बिल्कुल ईजी, और इसमें जो खाद डालनी हो या कुछ भी डालना हो वो बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, और इससे हमें श्रम की भी कमी हो रही है और हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा बच रहा है। माइक्रो इरिगेशन के स्तर बढ़ गए हैं, उसको बढ़ाने के पीछे, उसको बढ़ाने का तरीका हमने फिर से कन्वर्जेंस अपनाया। हमने मनरेगा को अच्छे से यूज़ किया, अन्य राज्य की स्कीम्स, केंद्र की स्कीम को, इनको कन्वर्ज करके जितना हम पहुँच सकते थे लोगों तक, गाँव तक, वो हम पहुँचे हैं। आकांक्षी योजना के तहत स्वास्थ्य और पोषण पर भी खासा जोर दिया जाता है। इस दिशा में जिले की हर गर्भवती महिला और छोटे बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच हो रही है, तो पोषण किट वितरण के माध्यम से कुपोषण की समस्या से लड़ा जा रहा है। जो गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए पोषण के किट के तहत हमने ये प्रोग्राम रखा है। धात्री महिलाओं को आज पोषण किट बांटी गई। सरकार ने जो पोषण अभियान चलाया हुआ है, उसके तहत बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है, उन्हें समय समय पर बहुत अच्छा पोषाहार दिया जाता है। हिमालय की पहाड़ियों पर बसे चंबा में स्वास्थ्य ढांचा भी दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से पहले यहाँ के लोगों को दूसरे शहरों में इलाज और जांच के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आकांक्षी जिला योजना के तहत जिले के मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण मिले हैं, जिसका फायदा यहाँ के लोगों को सीधे तौर पर मिल रहा है। हेल्थ में अगर हम देखें तो प्रेग्नेंट लेडीज, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मैकेनिज्म, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स यहाँ पे ज़िला प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए हैं। साथ में डिलीवरी के लिए जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको इक्विप किया गया है। जब हमें पेशेंट्स को एमआरआई या सीटी की जरूरत पड़ती थी तो उनको टांडा या शिमला जाना पड़ता था या प्राइवेट सेक्टर दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ता है। जब से यहाँ पर सीटी और एमआरआई की सुविधा आई है, डिपार्टमेंट ग्रो किया है और उसके बाद हम यहाँ रेगुलर सीटीज कर रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अभिनव प्रयोग किया गया और परीक्षा मित्र नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसका फायदा जिले के छात्रों को मिल रहा है। जिला चंबा के बच्चों को यहाँ पे लाया गया, उनके एग्जाम्स करवाए गए, ब्लॉक स्तर लेवल पे एग्जाम करवाए गए और उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाया गया और उनको निःशुल्क जो है वो कोचिंग दी गई। पढ़ाई के साथ साथ चंबा के युवाओं के लिए कौशल विकास को लेकर भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करवा रही हूँ, जिसमें हम इनको बेसिक कंप्यूटर और टाइपिंग का और देन सॉफ्ट स्किल का करवा रहे हैं इनको। कंप्यूटर के बारे में हमें टाइपिंग वगैरह, डाटा टाइपिंग वगैरह जो है, और ये जो है हमारे पास कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पूरी हमें नॉलेज जो है डीपली दी जा रही है।
चंबा में लोगों के वित्तीय समावेशन पर भी बीते 5 वर्षों में तेजी से काम हुआ है, जिसके तहत लाखों जनधन खाते खुले हैं। जनधन के अकाउंट जो है 31 मार्च तक हमारे पास 1,83,703 खुल चुके थे और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कुछ हमें टारगेट मिले हुए हैं जिसको हमने फुलफिल किया हुआ है। मैंने भी खोला है फ्री खाता, इसलिए मेरे को फायदा है। अगर सरकार इसमें हमें फायदा दे रही है तो उनका धन्यवाद करते हैं। पहाड़ी राज्य में हिमाचल के इस दुर्गम जिले में नल से जल जैसी ढांचागत विकास योजना को भी लोगों तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है। हमें जल विभाग की तरफ से पाइपें मिली और फ्री नल भी मिला और हमें उसका बहुत अच्छी तरह से हमने लाभ लिया। मैंने जल शक्ति योजना के अंतर्गत जो है पानी के कनेक्शंस के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए मुझे आधार कार्ड के साथ केवल मात्र 100 रुपए की फीस देनी थी। आकांक्षी जिला योजना के तहत सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर चंबा में बीते 5 वर्षों से जो काम हुआ है उसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम के तहत चंबा में विकास को एक नई रफ्तार दी जा रही है, लेकिन ये जमीन पे उतर कैसे रहा है और इस पूरे कार्यक्रम के पीछे की सोच क्या है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपूर्व देवगन जी हैं जो कि जिलाधिकारी हैं चंबा के, हिमाचल प्रदेश के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा नंदिता गुप्ता जी हैं और जो कि पूर्व केंद्रीय प्रभारी अधिकारी रही हैं नीति आयोग में और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में सलाहकार के तौर पर। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। अपूर्व जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि हम चंबा की अगर बात करें तो 2018 से लेकर 2023 तक क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं जो आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम को लागू करने के बाद में लोगों को मददगार साबित हो रही हैं? चंबा जिले के लिए जो 5 क्षेत्र हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, उन सब में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ताकि बेहतर सेवाएं लोगों तक पहुंच सके। इसमें अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, पोषण की बात करें, तो गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, उनका स्वास्थ्य देखभाल वो बेहतर तरीके से हो रहा है। शिशुओं का संस्थागत प्रसव वो बेहतर हो रहा है, इम्प्रूव हो गया है। जन्म का समय का लिंगानुपात वो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। टीकाकरण के रेट बढ़ गए हैं। क्षय रोग का उपचार भी बेहतर हो रहा है। साथ ही अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, जो हमारा बुनियादी ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिले का, चाहे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन सब में हमें बेहतर चीज़ें देखने को मिली हैं जिससे सेवाएं लोगों तक, आमजन तक बेहतर पहुंच पा रही हैं। जी नंदिता जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि हम जब बात करते हैं आकांक्षी जिलों की तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर 7 दशक तक के इस लंबे सफ़र के बाद भी हिमाचल के चंबा जैसे जो ज़िले हैं वो इस विकास की दौड़ में क्यों इतने पीछे रह गए, उसकी बड़ी वजहें आप क्या देखती हैं? जो अगर हम विशेषकर चंबा ज़िले की बात करें तो सबसे बड़ी जो चुनौती चंबा के सामने रही है वो उसका दुर्गम क्षेत्र और जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स रही। यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी अभी पहुँच नहीं पाई। सड़कों का भी निर्माण पिछले कुछ दशकों में ही आरंभ हुआ है और इसी के कारण जो आधारभूत ढांचा है, जैसे स्कूल्स हैं या हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इनका डेवलपमेंट उस रफ्तार से नहीं हो पाया था। तो इसका दुर्गम एक अलग लेवल पे एक तरह से कटे रहना, माउंटेनस टेरिटरी होने के कारण ये सबसे बड़ी चुनौती चंबा ज़िले के सामने रही है। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्गम इलाका अपने आप में कहीं ना कहीं ज़्यादा चुनौतियां देता है। आप दोनों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले चंबा में जिस प्रकार का विकास हुआ है, किस प्रकार की एक बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ रही है, कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरीके का एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और 2018 से 2023 तक के आंकड़ों के अगर बदलाव की कहानी को हम आप तक लेकर आए तो आकांक्षी जिला चंबा और इसमें अलग अलग सेक्टर्स में किस प्रकार का एक बदलाव हुआ है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि स्वास्थ्य और पोषण पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो 2018 में जहां 69% था इन महिलाओं के देखभाल को लेकर, मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से आप इस पे बने रहें। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम, 92% 2023 में हो गया। तो ये दिखाता है कि बीते 5 वर्षों में लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है कि गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण पर लगातार काम किया जाए। अगले हम तथ्य की ओर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें कि किस प्रकार से तमाम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, एक बड़ा
बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं की जांच, कम से कम 4 जांचें इसमें इंक्लूड हैं उनके उस पूरे गर्भधारण के पूरे कार्यकाल के समय के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2018 में ये लगभग 34% था, जो बढ़कर 92% हो गया। ये 5 वर्षों में दिखाता है कि ग्राफ लगातार कैसे तेज गति से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। गर्भवती महिलाओं की जांच का हम जिक्र कर चुके हैं। अगले तथ्य की ओर अगर हम आगे आए तो गर्भवती महिलाओं का एनीमिया का उपचार, क्योंकि एनीमिया एक ऐसा रोग है जो अपने आप में न सिर्फ मां बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु को भी प्रभावित करता है, इसलिए ये जरूरी है कि इस पे काम किया जाए। 2018 में ये आंकड़ा 28% के आसपास था और ये बढ़ के 92 लगभग सेचुरेशन पॉइंट 100% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से हम अगले तथ्य की ओर जल्दी से अगर आगे बढ़ें तो संस्थागत प्रसव, यानी कि अस्पतालों में प्रसव हो, इस प्रकार की सरकार की कोशिश रहती है। उस दिशा में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 43% था 2018 में, जो बढ़कर 75 यानी 75% पहुंच गया है और इसको हालांकि 100% तक लाने का सरकार का लक्ष्य रहता है, लेकिन बढ़ता हुआ ग्राफ ये उम्मीद जताता है कि वो 100% का लक्ष्य भी पा लिया जाएगा। संस्थागत प्रसव का हम जिक्र कर चुके हैं। अगले तथ्य की ओर अगर आए तो हम बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिहाज से बात करें, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, 9 से 11 महीने के बच्चे हैं, 1 साल के अंदर के बच्चे हैं, उसमें 2018 में ये 87% के आसपास था, जो बढ़कर अब 2023 में 100% हो गया। यानी कि हर बच्चे को जिसको टीके की जरूरत है, इंद्रधनुष कार्यक्रम हो या तमाम अन्य कार्यक्रम हो, उनके माध्यम से उन तक वो टीका लगाया जा रहा है और बीमारियों से उनसे बचाने की कोशिश की जा रही है। हम अगले तथ्य की ओर आते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से लगातार बात करें टीबी के पहचान की दर की अगर बात की जाए, क्योंकि टीबी एक संक्रामक रोग है और ऐसे में किस तरह से उससे बचा जाए उस दिशा में उसकी पहचान करना बहुत जरूरी होता है। 2018 में ये 80% था और अभी ये बढ़ के 100% हो गया। यानी कि एक एक व्यक्ति जिसको भी टीबी है उसकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके संक्रमण को रोका जा रहा है। टीबी की पहचान की दर की हम बात कर चुके हैं। अगले तथ्य की ओर अगर आए तो मनरेगा से पुनर्जीवित जल स्रोत, क्योंकि कृषि और जल स्रोतों पर भी बहुत जोर है। 2018 में 56 वाटर बॉडीज को रिजुमिनेट किया गया था, उनको पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा लगभग 2000 के आसपास है। यानी 2000 वाटर बॉडीज को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित किया गया है। इससे पूरे इलाके में एक बदली हुई तस्वीर देखने को मिलती है। गांव के किसानों को फायदा होता है, लोगों के लिए जल स्रोतों की बढ़ती स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके अलावा हम जल्दी से अगले तथ्य की ओर जाएं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर भी लगातार सरकार का फोकस है। 2018 में ये करीबन 21,500 के आसपास तक वितरण हुआ था, ये बढ़कर लगभग 60,000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगले तथ्य की ओर हम जाते हैं और बताते हैं किस प्रकार से तमाम चीजें बदली गई हैं। इंटरनेट सुविधा वाली ग्राम पंचायतों की संख्या 2018 में 79% थी और जो बढ़ के 2023 में 88% हो गई है और ये भी जल्दी ही 100% होती हुई दिखाई पड़ेगी। अगले तथ्य की ओर अगर हम जल्दी से जाएं और हम बताने की कोशिश करते हैं कि ऑल वेदर रोड की हर बस्ती तक कनेक्टिविटी, कोशिश ये है कि कनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस हो, हर एक जगह तक पहुंचा जा सके। तो ये 71% से बढ़कर 96% हो गया है और हर एक व्यक्ति तक या बस्ती तक एक सड़क को ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जाए, ये कोशिश लगातार की जा रही है। अगले तथ्य की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो किस प्रकार की स्थिति बढ़ी है। कॉमन सर्विस सेंटर वाली ग्राम पंचायतें 70% से बढ़ के 100% हो गई है। यानी कि अब ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं जहां पे इस प्रकार के कॉमन सेंटर सर्विस सेंटर की सुविधा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं और इस बात को बताते हैं किस प्रकार से इन 5 वर्षों में एक तस्वीर बदली है। पक्के घरों के निर्माण की बात की जाए, 26% से बढ़ के इन 5 वर्षों में 99% का आंकड़ा छू लिया गया। यह दिखाता है कि 100% भी अब दूर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जल्दी से आते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि जीवन ज्योति योजना का जो लाभार्थी हैं प्रति लाख, उनकी संख्या 2018 में लगभग 1500 के आसपास थी और 2023 में यह बढ़कर प्रति लाख 9,000 से ज्यादा हो गई है। यानी कि वो एक आबादी को ध्यान रखते हुए लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है। अगली जो सामाजिक योजना का जिक्र करते हैं उसमें सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में प्रति लाख आबादी लगभग 14,000 के आसपास थी, जो बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। यानी कि ये दायरा बढ़ता जा रहा है जहां पे सामाजिक आर्थिक योजनाएं, वित्तीय समावेशन की जो बात की जा रही है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगले तथ्य पे अगर हम जल्दी से जनधन खाते की बात करें, प्रति लाख लगभग 16,000 के आसपास ये आंकड़ा था 2018 में, 2023 में ये बढ़ के 34,000 से ज्यादा हो गया। तो ये दिखाता है किस प्रकार से लगातार इन तमाम तथ्यों के माध्यम से स्थितियां परिस्थितियां लगातार बदलती और बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। संभवतः इन तमाम तथ्यों के साथ में हमने एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश की आपको कि कैसे एक बदले हुए तस्वीर की स्थिति दिखाई पड़ रही है। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, जिलाधिकारी चंबा के अपूर्व देवगन जी, इसके अलावा नंदिता जी हमारे साथ में बनी हुई है। अपूर्व जी, जो हमने ये तस्वीर दिखाई है, ये बदलते हुए आंकड़े बहुत कुछ कहानी बयां करते हैं कि आखिर कैसे बदलाव आया है। क्या बड़ी चुनौतियां रहीं जब आप इस बदलाव को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे थे? जी, सबसे बड़ी चुनौती चंबा जिले के लिए ये है कि एक दूर दराज का इलाका होते हुए यहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं।
ये चाहे हम सड़क की कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, या हम इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी की भी बात करें। तो जो आपने आंकड़े अभी दर्शकों के समक्ष रखे हैं, उससे भी हम ये बता पा रहे हैं कि क्या प्रगति इन सारे कार्यों के लिए हुई है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके ज़िले की। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बेहतर सेवाएं भी दे पा रहे हैं, वो लाभ गांव वाले स्तर पे भी पहुंच पाए हैं, विभिन्न स्कीम्स के लाभ हम दे पा रहे हैं। साथ में चैलेंज ये भी रहता है कि रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग। जब एक आकांक्षी जिला बन जाता है तो उस पे मॉनिटरिंग उसी तरीके से लगातार रहती है। इसका ये मतलब है कि जिला प्रशासन सभी विभागों के साथ, विभागों के अध्यक्षों के साथ बेहतर मॉनिटरिंग कर रहा है कि स्कीम्स का लाभ लोगों तक किस स्तर तक पहुंच रहा है, किस उसकी गुणवत्ता क्या है। साथ में राज्य सरकार भी उस पर बेहतर ध्यान दे रही है और केंद्र सरकार भी बेहतर ध्यान दे रही है। समय समय पे नीति आयोग भी उसको मॉनिटर कर रहा है। तो जब हम ये सारे ये जो हमने 2 चैलेंजेस बताए, उनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसके आउटकम्स भी हमें बेहतर देखने को मिल रहे हैं। जी नंदिता जी, सवाल यही कि जो जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आने से पहले बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया है? क्या वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्या वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमको रिजल्ट बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है इन्हीं 5 वर्षों में? वो तरीका क्या है, वो कैसे काम होता है? इसमें तो मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का, क्योंकि हमारे पास अब ऐसे कुछ साधन हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या अन्य तरीके हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, आजकल SMS के थ्रू। तो ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है इसकी हम एक डायरेक्ट एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमें इस बात से कोई संकोच नहीं है कि हम ऑफिसर्स को, जैसे अगर कोई मॉनिटरिंग मीटिंग करनी है तो ऑफिसर्स को फिजिकली आना पड़ेगा। और एक तरह की जो मॉनिटरिंग की बात हुई है तो राष्ट्रीय स्तर पे नीति आयोग के थ्रू और जो सेंट्रल प्रभारीज है उनके थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ये जो इस कारण के थ्रू एक स्पॉटलाइट जो ऑफिसर्स पे रहता है, तो एक तरह से वो इंस्पायर होते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य करें और जितने भी जो लाभ हैं वो ज़मीनी स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को उतारे और इसकी अच्छी तरह की रिपोर्टिंग भी हो। पहले क्या था कि ये स्पॉटलाइट नहीं थी, ये ज़िला अलग से कट के रह जाता था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि एक विशेष तरीके से केंद्र का ध्यान है इन ज़िलों पे, ऐसे चंबा जैसे अन्य भी जितने भी ज़िले हैं, तो इसी तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन थ्रू मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी हो पाई है। जी अपूर्व जी, सवाल ये भी है कि जो एक हिस्टोरिकल एक बैकलॉग चला आ रहा था लंबे समय से, दशकों से विकास को लेकर, क्योंकि जब आप तेजी से काम करना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से काम करेंगे तो शायद वो रफ्तार या स्केल देखने को नहीं मिलेगा। क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाता है, क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाती है जिसकी वजह से वो शायद स्केल भी बड़ा दिखाई पड़ता है और स्पीड भी ज़्यादा दिखाई पड़ती है? कुछ उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, जो चैलेंजेस आपने बताए हैं उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए चंबा की समस्त टीम में उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़ा है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी समय समय पे करनी पड़ी है। उसके लिए जो भी अभियान स्कीम है उसको बेहतर स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे बेहतर तरीके से उतारने के लिए सभी लोगों की सहभागिता वो सुनिश्चित की जा रही थी। और साथ में आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें हमारा एक चंब्याल प्रोजेक्ट था जिसके तहत हमने लोगों के लाइवलीहुड के बारे में, जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, आर्टिसंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके लिए चंब्याल प्रोजेक्ट और अभी आने वाले समय में चंब्याल 2 प्रोजेक्ट भी हमारा शुरू होने वाला है। साथ में हमने हमारे ऐसे प्रोजेक्ट जैसे जो आपने कुछ पैरामीटर्स बताए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात की गई है। उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो उस ऐसे चैलेंजेस को मीट करने के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम शुरुआत की गई थी जिसका नाम है अपराजिता में चंबा की। तो ऐसे कई अभियान हैं जिसमें हम अपना पुस्तकालय बना रहे हैं, लोगों की सहभागिता से पुस्तकालय ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज बन रही है, आंगनबाड़ी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए युद्ध स्तर पे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, फील्ड पे बार बार जाना पड़ता है, बार बार रिव्यू करना पड़ता है और सारे रिसोर्सेज को ताकि प्रॉपरली कन्वर्ज कर पाए और टाइमली चीजें मूव हो पाए। अगर हम वेट एंड वॉच वाली अगर हम तरीका अपनाएंगे तो उससे कार्य डिले होता है। तो हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और इससे ये विकास और ये रिजल्ट्स हम देख पा रहे हैं।
जी नंदिता जी, क्योंकि 5 कोर सेक्टर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आकांक्षी ज़िलों की जब हम बात करते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर जब आप मॉनिटरिंग करते हैं उनको, जब आप नंबर्स एक तरीके से देते हैं काम के आधार पे, तो स्वास्थ्य पे कहीं ज़्यादा फोकस दिखाई पड़ता है। महिलाओं का स्वास्थ्य है, पोषण है, बच्चों का पोषण है, उनका स्वास्थ्य है, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस क्यों होता है? और हम अगर चंबा के लिहाज से या हिमालयी राज्यों के अन्य जो ज़िले हैं, आकांक्षी ज़िले, उनकी बात करें तो क्या कुछ एक बदलती हुई तस्वीर अभी तक दिखाई पड़ रही है? वो फ़ायदा क्या नज़र आ रहा है? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बात तो एक्सेप्टेड है कि अगर किसी भी समाज का विकास होना है तो महिलाओं का विकास उसमें अनिवार्य है, क्योंकि महिलाओं के विकास की वजह से ही जो अगली जनरेशन है उसका विकास होगा, क्योंकि सीधी महिलाओं के जो स्टेटस है उसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। क्योंकि चंबा थोड़ा सा रिमोट और बैकवर्ड पहले था, तो इसलिए जो नॉलेज थी अबाउट हेल्थ प्रैक्टिसेस वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स भी हैं, चंबा में एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है, दूर दराज इलाकों में जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के तहत जो महिलाओं और बच्चों का विकास है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। और आपको आंकड़े तो आपके पास है ही कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उसमें जो इनके एनीमिया का जो स्तर है वो नियरली 100% इम्प्रूव हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इम्प्रूव हो चुकी हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो चुका है, बच्चों की इम्यूनाइजेशन 100% है, और जो अंडर वेट बच्चे हैं उनका जो परसेंटेज है वो 8% से लेकर 5% तक वो घटा है। तो इसी तरह से एक समग्र जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको केंद्र में रखते हुए जो हेल्थ एंड मैटरनल चाइल्ड एंड हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं उन पे ध्यान रखा गया है, और ये बहुत ही इनकरेजिंग जो रिजल्ट्स हैं अभी तक बहुत ही इनकरेजिंग हैं। जी अपूर्व जी, क्योंकि अगर स्पेसिफिक हेल्थ को लेकर बात की जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पोषण की बात की जाए, अगर ये सुधरता है, ये नंबर्स बेहतर होते हैं तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कई बार हम लोग उसको आंकड़ों में शायद उसको पैमाना माप भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन पर काम करते हैं तो वो आपको एहसास होता है। उसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, उस बदलती हुई तस्वीर को, महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य, उनके पोषण को लेकर किस प्रकार की स्थितियां जमीन पे बदलती तस्वीर की कहानी बयां कर रही हैं? जो आपने बात कही है, हम बेसिक्स को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे शिक्षा की बात है। तो अगर हम महिलाओं के यहाँ पे लड़कियों के शिक्षा के स्तर और उनके स्वास्थ्य के स्तर पे फोकस कर रहे हैं, चाहे आंगनवाड़ी के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, तो उससे हमें बेहतर नतीजे अन्य चीज़ों में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जो हमारे स्कूल हैं, हायर स्कूल्स हैं, हायर स्कूल हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया, ITI हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, इन सब में बेहतर एनरोलमेंट हमें लड़कियों की देखने को मिल रही है। उनके जो आगे बढ़ने की, आगे लाइवलीहुड के जरिए और नौकरी ढूंढने की जो मंशा है वो बेहतर होते हुए दिख रही है। और उनकी जो स्किलिंग है, चाहे स्किल इंडिया के जो मिशंस हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स को लेके, सो वो हमें सारे आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा इफेक्ट हमें इन सारे कार्यों से देखने को मिला है। जी अनिता जी, क्योंकि जब ज़मीन पे काम नहीं हो रहा होता और एक बदलती हुई स्थिति दिखाई पड़ती है तो पूरे इलाके में अपने आप में उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात हो, रोज़गार की बात हो या फिर किसानों को मदद की बात हो। इन तमाम सेक्टर्स पे जब हम बेहतरी से आप वहाँ काम कर रहे हैं, उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को किस तरीके से आप रखना चाहेंगे कि उसका एक बड़ा फ़ायदा सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के तौर पर इलाके के लोगों को या ज़िले के लोगों को मिलता दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स में हम जो आगे की डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के साथ एम्प्लॉयमेंट जो सोर्सेज है उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें जैसे ट्रेनिंग है, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या जो पॉलिटेक्निक्स के थ्रू स्पेशली महिलाओं को और जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए अगर एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाए जाएं तो इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ क्योंकि चंबा विशेष तौर एक एग्रीकल्चरल एरिया है, तो अगर एग्रीकल्चर एरिया में अगर डेवलपमेंट हम देखें किस तरह से मार्केट्स के साथ जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एक तो उसको इम्प्रूव किया जाए और उसको मार्केट्स के साथ जोड़ा जाए, जो मार्केट्स हमारे प्लेन्स में हैं, पठानकोट है या चंडीगढ़ है या दिल्ली है, तो इस तरह से जो लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक लेवल है वो ज़्यादा बढ़ेगा।
जी अपूर्व जी, क्योंकि जब एक हम कहते हैं ना, यहाँ पे लगातार बात होती है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, जब आकांक्षी जिलों में आपस में जब रैंकिंग आती है तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी दिखाई पड़ती है। जब आप बेहतर करते हैं तो देश भर में उसकी चर्चा होती है। आज हम भी चंबा की बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चंबा बेहतर कर रहा है। इसका असर आपके उस पूरी सरकारी तंत्र पे, सरकारी मशीनरी पर, उसके मनोबल पे भी कैसे पड़ता है और उनके माध्यम से कामों को बेहतरी से जमीन पर उतारने का भी क्या फायदा मिलता है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, मॉनिटरिंग तो दुरुस्त है ही, विभिन्न स्तरों से मॉनिटरिंग हो रही है कि क्या कार्य हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, परंतु जब उसका रिजल्ट भी निकल के आता है तो ये हर्ष की बात है कि वो एक्नॉलेज भी किया जा रहा है और उसमें नीति आयोग के द्वारा हमें इनामी राशि भी जिले को मिलती है। समय समय पे, जैसे इस वर्ष के भीतर ही हमें लगभग 6 करोड़ की इनामी राशि इस जिले को मिली है, जो हम जिस क्षेत्र में हमें इनामी राशि मिली है उसी क्षेत्र में वापस लगा रहे हैं, उसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। हमने 5 क्षेत्रों की बात की है, तो उसमें चाहे आंगनवाड़ियों के बेहतर बनाने हैं, मॉडल आंगनवाड़ी बनाने हैं, चाहे आंगनवाड़ी की कईयों में रिपेयर होना है, चाहे स्कूल बनने हैं, ये इन सारे क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। और उस तरीके के एक अप्रिसिएशन से हमारा मनोबल बना रहता है पूरी टीम का, और हमारा कंटिन्यूस हमारी टीम का, पूरी टीम का कंटिन्यूस प्रयास रहता है कि हम और कैसे बेहतर करें इन आंकड़ों में इम्प्रूव करने के लिए। जब हम इन आंकड़ों को देख के एक ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रयास करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका एक रिपल इफेक्ट रहता है कि लोगों तक सुविधाएं जो बेहतर मिल रही हैं उनको वही ट्रांसलेट होके इन आंकड़ों में आ रही हैं जो आपने अभी प्रस्तुत किए थे सबके सामने। तो इससे हमारा मनोबल बना रहता है और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमें आगे और बेहतर करते रहेंगे इन क्षेत्रों में। जी नंदिता जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आपसे जल्दी से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं कि अब बात जो है एक तरीके से अगर बात की जाए आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है कि इन आकांक्षी जिलों में एक समय था कि जब अधिकारी अपनी पोस्टिंग पसंद नहीं करते थे, लेकिन युवा अधिकारियों ने वहां जाके जमीन पे बदलाव को लाकर एक तरीके से पूरी स्थिति बदल दी है। किस प्रकार से तमाम युवा अधिकारी, आज हम चंबा की बात कर रहे हैं तो वहाँ मौजूद इस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को आप देखती हैं और एक बदलती हुई तस्वीर को आप किस तरह से कहना चाहेंगी? जो युवा अधिकारी हैं वो एक नई सोच और एक नया एंथुजियाज़म है वो अपने साथ लाते हैं, क्योंकि अगर आप युवा स्तर पे अगर आप फील्ड में जाएं तो एक तरह का एक जोश होता है, एक पूरा एक पैशन होता है कि हमारी जो पोस्टिंग है उसमें हम इसमें बेहतर से बेहतर करें और ये पूरा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अच्छी तरह से निभाते हुए पूरे इस इलाके का जो लेवल है उसको पूरा बदलते हैं। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है वो टेक्नोलॉजिकल सैविनेस जो है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में और प्रशासन में भी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ बात हुई थी कि एक डेटाबेस बनाया गया है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू जो दूर दरगाह इलाके हैं उनको डेवलप्ड जो क्षेत्र हैं उनके साथ जोड़ना, नॉलेज बढ़ाना लोगों की, और साथ में जो अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग भी ज़्यादा अच्छी हो, इस तरह से जो युवा अधिकारी हैं ये अपने साथ लाते हैं। जी अपूर्व जी, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब, क्योंकि अब बात आकांक्षी जिले से आकांक्षी ब्लॉक पे पहुंच गई है। इस विजन को, प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को आप किस तरीके से देखते हैं? भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा? जी, 2 एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के तहत 2 ब्लॉक्स चंबा जिले में एस्पिरेशन ब्लॉक्स माने गए हैं। ये दूर दराज के क्षेत्र हैं दोनों और थोड़े से बैकवर्ड माने जाते हैं, जिसमें एक है पांगी जो बर्फ के कारण बंद भी हो जाता है काफी महीने, साथ में एक क्षेत्र है तीसा, उस ब्लॉक में भी बर्फ पड़ती है और ये भी क्षेत्र प्रभावित रहता है और थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। इनके एस्पिरेशन ब्लॉक बनाए जाने से क्योंकि पिछड़े हैं थोड़े दोनों ब्लॉक्स, तो इन पे ज्यादा फोकस भी रहेगा और यही जो विजन है एस्पिरेशन ब्लॉक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को का प्रोग्राम बनाते हुए जो विजन रखी गई थी, उसी विजन को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बाकी ब्लॉक्स और बाकी जिलों से काफी बेहतर कार्य करते हुए दिखे जाएंगे। जी नंदिता जी, एक फाइनल कमेंट आपका, प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को आप कैसे देखती हैं? पहले आकांक्षी जिले और अब आकांक्षी ब्लॉक। प्रधानमंत्री के जो ये विजन है सबका साथ सबका विकास, उसी को साकार करने के लिए
जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है, इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक जो डेवलपमेंट है उसको लिया जाए। और जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, क्योंकि अब हमने ज़िला की बात कर ली, लेकिन ज़िला में भी कई अलग तरह के क्षेत्र होते हैं, कुछ अच्छे डेवलप्ड होते हैं, कुछ थोड़े से और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बैकवर्ड रह जाते हैं। तो इस विजन को पूरी तरह सकारात्मक तरीके से ग्रास रूट लेवल तक उतारने के लिए ये एक कदम है जो बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, और शायद बदलते हुए आंकड़े, बदलती हुई तस्वीर भी इस बात की तस्दीक करती है कि कैसे आकांक्षी जिले देश की विकास की यात्रा में एक बड़ा योगदान अदा कर रहे हैं। फिलहाल आज आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपूर्व देवगन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिता गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आकांक्षी भारत के लिहाज से भारत के बढ़ते कदम के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और जिले की विकास यात्रा की करेंगे पड़ताल। नमस्कार।